हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री थियरी ऑफ डिमांड। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन में हम लोग इसके मीनिंग, फैक्टर्स, एक्सेप्शंस वो सभी चीजें कंसीडर करेंगे और सेकेंड सेशन में हम लोग चेंजेस इन डिमांड का टॉपिक कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड का हो और शिफ्ट इन डिमांड का हो। अब आज के सेशन में हमको अगर डिमांड वाला चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहली चीज हमको डिमांड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब डिमांड के मीनिंग के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, थ्री एसेंशियल कंडीशन। फर्स्ट इज डिजायर फॉर ए कमोडिटी, मतलब मुझे अगर कोई चीज डिमांड करनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। डिजायर के बिना कभी भी डिमांड पॉसिबल नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कार चाहिए, ये मेरी डिजायर है। सेकेंड कंडीशन परचेजिंग पावर, सब दूसरी चीज क्या होती है, परचेजिंग पावर, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं पे कर सकूं उस प्रोडक्ट के लिए। सो सेकेंड कंडीशन इज परचेजिंग पावर एंड द थर्ड कंडीशन इज विलिंगनेस टू स्पेंड, मैं खर्चा भी करूंगा। अगर मैं किसी चीज के पीछे खर्चा नहीं कर रहा तो उस चीज को मैं डिमांड नहीं बोल सकता। सो किसी भी चीज को डिमांड या फिर इफेक्टिव डिमांड बोलने के लिए तीन कंपल्सरी कंडीशंस क्या फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट इज डिजायर फॉर ए कमोडिटी, सेकेंड इज एबिलिटी टू पे दैट इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, डिमांड के मीनिंग के साथ साथ हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो हमको पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमको दिया है, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। उसका मतलब जैसे अभी मैंने बताया, तीन अलग अलग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमने देखी थी डिजायर फॉर ए कमोडिटी, सेकेंड इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड। जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं उसको इफेक्टिव डिमांड बोल सकता हूं। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, डिमांड इज ए डिजायर्ड क्वांटिटी। अब एक्चुअल में हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं या नहीं करते वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक्सेंटे डिमांड एंड एक्सपोस्ट डिमांड। एक्सेंटे डिमांड मतलब मैं सिर्फ डिजायर कर रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल बुक्स, मुझे 200 बुक्स चाहिए, ये क्या है, मैं डिजायर कर रहा हूं सिर्फ, अभी तक मैंने एक्चुअल में इस चीज को परचेस नहीं किया है। एक्सपोस्ट डिमांड मीन्स व्हाट अ कंज्यूमर हैज एक्चुअली परचेज, मतलब मैंने एक्चुअल में जो चीज खरीद ली है उसको मैं एक्सपोस्ट डिमांड बोलूंगा। अगर मैंने 200 बुक्स परचेस कर ली है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सपोस्ट डिमांड बोल सकता हूं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, डिमांड इज ऑलवेज एट अ सर्टेन प्राइस। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस। मैं अगर कोई भी कमोडिटी परचेस करने जाऊंगा तो भी पहले क्या पूछूंगा, प्राइस पूछूंगा। प्राइस के बिना कभी भी डिमांड पॉसिबल नहीं है। अगर शायद कोई शर्ट मुझे 600 में मिल रहा है तो मैं परचेस नहीं करूंगा, वही शर्ट अगर मुझे 500 में मिल रहा है तो मैं परचेस कर लूंगा। मतलब प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा हमारी डिमांड भी चेंज होगी। हमारी डिमांड प्राइस के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। अब डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब क्या, तो टाइम डायमेंशन की बात की है। मतलब पर डे, पर वीक, पर मंथ डिमांड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवी टिकट है, 200 रुपीज की मूवी टिकट है, मैं ऐसा हो सकता है कि मंथली 2 बार जाऊं मूवी के लिए, लेकिन अगर उसका प्राइस 200 की जगह 100 हो गया तो मैं मंथली 2 बार की जगह 4 बार भी जा सकता हूं मूवी देखने के लिए। मतलब जैसे जैसे मंथ चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे उसके साथ साथ डिमांड भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और इसीलिए हम लोग डिमांड को फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट्स का मतलब पता होना चाहिए, वो है फैक्टर्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। अब डिमांड भी नॉर्मली दो तरीके से देखी जाती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। यहां पे हम लोग पहले इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वजह से एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर फ्रेंड्स मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे किस चीज से फर्क पड़ता है, तो सबसे पहली चीज है प्राइस। किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वही अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कंज्यूमर की डिमांड को अगर सबसे पहले इफेक्ट होता है तो प्राइस की वजह से। और हमें याद रखना है कि प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग प्राइस मतलब जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है मार्केट में वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में फ्यूचर प्राइस यानी फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो मेरी डिमांड को अगर इफेक्ट हो सकता है तो किसकी वजह से, वो है प्राइस की वजह से। उसके बाद
सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब फ्रेंड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो अलग अलग गुड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। अगर एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स यूज कर सकता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम सबको पता है सबसे कॉमन एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स जब भी नाम आता है ना हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, क्या? टी एंड कॉफी। कॉमन एग्जांपल है कि मैं टी की जगह क्या कर सकता हूं? कॉफी कंज्यूम कर सकता हूं। और हमको याद रखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग अब टी परचेज नहीं करेंगे, कॉफी परचेज करेंगे। सो हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। सो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, मतलब कंपल्सरीली मुझे क्या करना है? साथ में यूज करना है उस चीज को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी हमको एग्जांपल पता है, कॉमन एग्जांपल जैसे कि कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, ब्रेड एंड बटर। ये ऐसी चीजें हैं जो कंपल्सरीली साथ में यूज करूंगा मैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा, मैं कार ही परचेज नहीं करूंगा तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल भी परचेज नहीं करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशनशिप है वो कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। याद रखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अभी तक हमने दो फैक्टर्स पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरी डिमांड को अगर किसी चीज की वजह से इफेक्ट होता है तो वो है इनकम। मेरी इनकम नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर इनकम मेरी कम हो रही है तो साथ साथ में डिमांड भी कम हो रही है। यानी बेसिकली हम लोग देखें तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के साथ। बट डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर वी आर कंज्यूमिंग इंफीरियर गुड्स और वी आर कंज्यूमिंग नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में अभी मैंने जैसे बताया अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। पहले इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इंफीरियर गुड्स में ऐसा होगा कि इनकम बढ़ेगी तो उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? इंफीरियर गुड्स मतलब कौन से गुड्स है? लो क्वालिटी गुड्स। अगर एक चीज सोच के देखो मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं उस चीज को परचेस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब शायद मैं सुपीरियर कमोडिटी परचेस करना चाहता हूं, सुपीरियर क्वालिटी की जो कमोडिटी है वो परचेस करना चाहता हूं। सो जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और नॉर्मल गुड्स के केस में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम अगर कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। और एक चीज और याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई भी एक ही पर्टिकुलर चीज मेरे लिए एक लेवल पे इंफीरियर गुड्स हो सकता है, एक लेवल पे नॉर्मल गुड्स भी हो सकती है। वो चीज सेम कमोडिटी है बट इट कैन बी इंफीरियर एट वन टाइम एंड नॉर्मल गुड्स एट अनदर टाइम। से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मेरे लिए आज नॉर्मल गुड्स है क्योंकि मेरी इनकम 10,000 है, लेकिन मेरी इनकम अब 50,000 हो चुकी है, तो अब मेरे लिए वो कमोडिटी नॉर्मल गुड्स नहीं है, इंफीरियर गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैं सुपीरियर जो क्वालिटी है वो यूज कर रहा हूं। सो एक ही टाइम पे वो इंफीरियर था, दूसरे टाइम पे वो चीज मेरे लिए क्या है? नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट आता है। मैं किसी चीज को लाइक करता हूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में है, रिवर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर अगेंस्ट में है तो उस चीज की डिमांड क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी किसी कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है फ्रेंड्स। एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? प्राइस एक्सपेक्टेशन देखते हैं। फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में तो मैं क्या करूंगा? मेरा प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो मैं अभी परचेज नहीं करूंगा, फ्यूचर में परचेज करूंगा। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हमारे ऊपर इफेक्ट
आता है। सो हमने 5 अलग अलग फैक्टर्स पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब फ्रेंड्स ये फिर से फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे किसी सिंगल कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं होगा, पूरे मार्केट को इफेक्ट होने वाला है। मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स सभी लोगों को इसकी वजह से इफेक्ट होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पे दिया है वो दिया है पॉपुलेशन। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन हमको साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी देखना चाहिए, मतलब किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में। से फॉर एग्जाम्पल अगर चिल्ड्रन ज्यादा है तो टॉयज की डिमांड होगी, अगर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड होगी, अगर एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर मेडिसिन की डिमांड होगी। मतलब हमको पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स पॉपुलेशन। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट आता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर सीजन चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड होगी, अगर समर सीजन है तो शायद एसी, रेफ्रिजरेटर, उन सब की डिमांड होगी। मतलब सीजन के साथ साथ भी हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड्स गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दो चीजें होती है, एक होता है टैक्सेस और दूसरा होता है सब्सिडीज। जब मैं टैक्सेस की बात करता हूं, गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर टैक्स इंपोज करती है। रिसेंट एग्जांपल लेते हैं जीएसटी का। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी इंपोज कर दिया गया है 18%, अगर 18% जीएसटी लगा दिया है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है, शायद कंज्यूमर अब उस चीज को पहले जितना परचेज नहीं करेगा। सो गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैक्स इंपोज करती है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी अगर प्रोवाइड करेंगे तो उस चीज की डिमांड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी मार्केट डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स स्टेट ऑफ बिजनेस। अब स्टेट ऑफ बिजनेस देखना है हमको, बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है। अगर बूम पीरियड है, बूम का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हिंदी में तेजी। अगर बूम पीरियड है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ने लगेगी मार्केट में। वही अगर रिसेशन है तो रिसेशन के टाइम पे डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि मंदी है मार्केट में। सो अगर बूम है तो डिमांड बढ़ती है, रिसेशन के टाइम पे डिमांड कम हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी कंट्री में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में पुअर पीपल ज्यादा है तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की डिमांड होगी, मतलब नेसेसरी गुड्स की डिमांड, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। वही अगर किसी कंट्री में रिच पीपल ज्यादा है, रिच पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लग्जरीज ऑफ गुड्स, लग्जरियस गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। पुअर पीपल है तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड होगी, अगर रिच पीपल है तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड होगी फ्रेंड्स। सो 5 फैक्टर्स कंप्लीट हुए मार्केट डिमांड के। हमने 2 अलग अलग फैक्टर्स देखे हैं, पहले इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देखे थे, बाद में हमने मार्केट डिमांड के फैक्टर्स देखे हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन देख के बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स आ गया। बहुत सिंपल चीज है डिमांड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने डिमांड का मीनिंग पढ़ा था स्टार्टिंग में, अब उसी तरीके से हमने फैक्टर्स भी पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन बोलेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इज नोन एज डिमांड फंक्शन। हम लोग अगर इक्वेशन देखें तो यहां पे लिखा है डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स मतलब सिंपल चीज है, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसकी डिमांड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इज द फंक्शन ऑफ, अब कौन से फंक्शन से, सो पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी ऑफ आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। मतलब ये वही फैक्टर्स है जो हमने पहले पढ़े थे। सो ये डिमांड फंक्शन की इक्वेशन मानी जाती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मली हम सबको लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली पता होता है, बट शायद हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पता हमको। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है थियरिटिकली देखते हैं।
अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो उस चीज की डिमांड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। बेसिकली हमको प्राइस और डिमांड को कंपेयर करना है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी यहाँ पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। सो याद रखना है, हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टोटल हमने 10 फैक्टर पढ़े इंडिविजुअल और मार्केट के मिला के। हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था वो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके अलावा जो 9 फैक्टर्स पढ़े हैं वो है अदर फैक्टर्स। सो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है डिमांड में वो सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा। बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं। उन फैक्टर्स में एज सच कोई चेंज आने वाला नहीं है। सो हमको याद रखना है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब हमने बाकी के जो भी फैक्टर्स पढ़े थे वो सभी फैक्टर्स क्या अज्यूम करने हैं हमको कि वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनके अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एजम्पशंस में अगर हम लोग देखें तो कुछ नया नहीं है। सिर्फ उन एजम्पशंस में सब जगह पे क्या कर दिया, नो चेंज वर्ड ऐड कर दिया है। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, नेचर एंड फैशन, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर प्राइस। मतलब वही फैक्टर्स को ऐसा का ऐसा रख दिया, सिर्फ उसमें क्या वर्ड ऐड कर दिए, नो चेंजेस। हम लोग नीचे देखें तो फिर से वो इक्वेशन दी है, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस के ऊपर बार का सिंबल नहीं दिया है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सभी के ऊपर बार का सिंबल दिया है, जिसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे अदर देन प्राइस। तो ये है फ्रेंड्स लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल का मतलब, पहले तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब सबको पता है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है। सिंपल चीज है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को मैं टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं तो उसको मैं शेड्यूल बोलता हूं। ये डिमांड शेड्यूल है, मतलब मैंने मेरी डिमांड को क्या किया है, शेड्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। मतलब अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी मैं डिमांड कर रहा था उसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल फ्रेंड्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम लोग जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। मैं मेरी बात करता हूं कि मैं कोई भी कमोडिटी परचेस कर रहा हूं अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी, तो उसको मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलूंगा। हम लोग यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं, जहां पे हमको प्राइस एंड क्वांटिटी दो अलग अलग कॉलम देके रखे हैं। प्राइस हम लोग देखेंगे 50, 40, 30, 20 एंड 10। सामने क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5। पहले तो एक रिलेशनशिप पता चलती है, इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये देखा जाए तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अलग अलग प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो चीज दी है। प्राइस जब 50 था तो मिस्टर ए सिर्फ 1 kg डिमांड कर रहे थे। प्राइस 40 हुआ तो मिस्टर ए की डिमांड कितनी हो गई, 2 kg। 30 हुआ तो डिमांड 3 kg। मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है कंज्यूमर की डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती है। ये सिंगल कंज्यूमर की बात थी, इसलिए ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। उसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की डिमांड को ऐड करना है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जितने भी लोग हैं सबकी डिमांड को ऐड कर दूंगा मैं। यहाँ पे भी शेड्यूल में हम लोग देख सकते हैं दो अलग अलग पर्सन दिए हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। जब प्राइस 50 था तो मिस्टर एक्स की डिमांड 1 थी, मिस्टर वाई की डिमांड भी 1 थी। उन दोनों को टोटल करूंगा तो मार्केट डिमांड 2 kg। जब प्राइस 40 हुआ तो दोनों की डिमांड 2 kg थी, बट आवर मार्केट डिमांड विल बी 4 kg। यानी मार्केट डिमांड एक तरीके से क्या है, बहुत सिंपल चीज है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड है, उसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगी। सो दो तरीके से शेड्यूल देखे हमने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, नया टॉपिक है डिमांड कर्व। अगेन जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में पहले शेड्यूल का मीनिंग समझा था, वैसे ही डिमांड कर्व में पहले कर्व का मतलब समझते हैं। कर्व क्या होता है, किसी भी चीज को जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, ये डिमांड कर्व है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल
हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था, जो टेबल देखा था, जो शेड्यूल था, शेड्यूल को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल दो थे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। सेम तरीके से कर्व में भी दो तरह के कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। बहुत सिंपल है, अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक पर्सन की जो डिमांड थी, जो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट की थी मैंने, उसी को अगर मैं कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ रही थी। और याद रखना फ्रेंड्स, जो भी डिमांड का होता है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी जो डिमांड है, हमारा जो कर्व है वो कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोपिंग, बिकॉज यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, ये इंडिविजुअल डिमांड है। सेम तरीके से मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व मतलब सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिस्टर एक्स की डिमांड के लिए कर्व है, मिस्टर वाई की डिमांड के लिए भी एक कर्व बनाया है, एंड लास्ट जो फिगर है वो मार्केट डिमांड का है। मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो भी डिमांड कर रहे थे, मिस्टर एक्स की डिमांड 1 kg थी, मिस्टर वाई की डिमांड 2 kg थी, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी, 3 kg। सो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 से स्टार्ट होगा। सो मार्केट डिमांड का बेसिकली कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। सो दो कर्व देखे हमने, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड एक मार्केट डिमांड कर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो है व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है, और व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है। सो उसके रीजंस जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है वो दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सबसे पहले तो यूटिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उस चीज का जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। मैं अगर चपाती कंज्यूम कर रहा हूँ, फर्स्ट चपाती से शायद मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, सेकेंड से थोड़ा कम, थर्ड से और कम। क्यों, क्योंकि मेरी जो नीड थी वो फुलफिल हो चुकी है। सो जैसे जैसे मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे ये लिखा है हमने, ठीक है, लेकिन एक एडिशनल चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, द कंज्यूमर विल परचेज द एडिशनल कमोडिटी ओनली व्हेन इट इज ऑफर्ड एट ए लोअर प्राइस। मैं अगर कोई कमोडिटी परचेज करने गया, से फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम परचेज करने जा रहा हूँ, मैंने एक आइसक्रीम परचेज कर ली, शॉपकीपर ने मुझे बोला कि एक और आइसक्रीम परचेज कर लो, मैंने बोला ठीक है, बट मेरी नीड फुलफिल हो चुकी है। अब अगर एक और आइसक्रीम वो मुझे परचेज करने का बोलता है तो मैं कब परचेज करूंगा, सिर्फ तब जब वो मुझे शायद वो चीज लोअर प्राइस पे ऑफर करे, क्योंकि मेरी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। तो एडिशनल कमोडिटी मैं कब परचेज करूंगा, जब वो एडिशनल कमोडिटी मुझे लोअर प्राइस पे मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, इनकम इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। जब भी इनकम इफेक्ट की बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा लिख देते हैं कि इनकम बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है, वो फैक्टर्स में था। यहाँ पे इनकम इफेक्ट मतलब हम लोग रियल इनकम की बात कर रहे हैं। रियल इनकम का मतलब क्या होता है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। मैं मेरे परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर चॉकलेट है, अगर वो चॉकलेट 50 रुपीज की आ रही है, अब बाद में उसका प्राइस 40 रुपीज हो चुका है, मतलब उसका प्राइस कम हो चुका है। सो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि चॉकलेट अब मैं 40 रुपीज में परचेज कर सकता हूँ, और जो एडिशनल 10 रुपीज है वो मैं किसी और चीज में स्पेंड कर सकता हूँ। मेरी इनकम, रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। मॉनिटरी इनकम फ्रेंड्स आज भी उतनी ही है, 50 ही है मेरे पास रुपए, लेकिन मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस क्या हो चुका था, कम हो चुका था। सो बेसिकली द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑपोजिट भी गिन सकते हैं, किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड सबको पता है, हमने देखा कॉमन एग्जांपल टी एंड कॉफी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात की है, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं, हमने पहले ऐसा एग्जांपल देखा था कि टी का प्राइस बढ़ता है
तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखते हैं हम लोग, टी का प्राइस कांस्टेंट है बट कॉफी का प्राइस कम हो गया है, तो भी कंज्यूमर्स कॉफी पे शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा एज सच नेसेसरी नहीं है कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो ही मैं दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट होऊंगा। अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है, दूसरी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, तो भी हम लोग दूसरी कमोडिटी के ऊपर क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बेसिकली हमको ये देखना है कि हम लोग कौन सी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एंड याद रखना फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों साइमल्टेनियसली अकर होते हैं साथ साथ में, तो उसको प्राइस इफेक्ट बोला जाता है। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साथ साथ में अगर अकर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कस्टमर्स। अब एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं। मार्केट में जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होने लगता है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कस्टमर्स एंटर करेंगे मार्केट में। अब पहले वो लोग परचेज नहीं कर सकते थे, अब वो लोग उस चीज को परचेज कर सकते हैं। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, रिवर्स हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर्स की एंट्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी मार्केट से क्या करने लगेंगे, एग्जिट करने लगेंगे। सो अगर प्राइस कम होगा तो कस्टमर्स एंटर करेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर्स एग्जिट करेंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स वेरियस यूजेस, मतलब कमोडिटी के यूजेस की बात की है यहाँ पे। जैसे मिल्क की बात करते हैं हम लोग, मिल्क के बहुत सारे अलग अलग यूजेस है, टी, कॉफी, कर्ड, अलग अलग चीजों में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा यूजेस होते हैं उतना ज्यादा इफेक्ट आता है। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो उसके यूजेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, शायद उसके यूज में पहले से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, आराम से यूज कर सकता हूँ, मतलब कहीं कहीं पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे भी मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। सो किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो उसके यूजेस कम हो जाते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसके यूजेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये एक्सेप्शन है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। एजम्पशंस मतलब चीजें अज्यूम की थी हमने, ये एक्सेप्शन है मतलब यहां पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। सो ये एक्सेप्शंस टू द लॉ है, मतलब यहां पे इन पॉइंट्स में लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऐसे कौन से पॉइंट्स है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट हमको जो दिया है वो दिया है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। बट इसको गिवन गुड्स क्यों बोला गया, तो बहुत सिंपल था। ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक्चुअल में सर रॉबर्ट गिफन लेके आए थे, इसीलिए इसको गिफन गुड्स बोला गया था। और उन्होंने गिफन गुड्स में यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो भी उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, प्राइस बढ़ा तो भी डिमांड बढ़ी। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था प्रोफेसर सर रॉबर्ट गिफन ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश वर्कर्स की बात की थी। जब ब्रिटिश वर्कर्स काम करते थे तो उनके पास बेसिकली दो चीजें थी कंजम्पशन के लिए, एक ब्रेड और एक मीट। ब्रेड नॉर्मल कमोडिटी कंज्यूम कर सकते हैं, परचेजिंग पावर है, पॉसिबल है इतना। मीट थोड़ी सुपीरियर कमोडिटी है, एक्सपेंसिव है। जो रेगुलर डाइट था वर्कर्स का वो ब्रेड थी। ब्रेड का प्राइस बढ़ गया और ब्रेड का प्राइस बढ़ा, फिर भी वर्कर्स ने क्या किया, ब्रेड का कंजम्पशन और बढ़ा दिया, मतलब डिमांड बढ़ गई। अब ऐसा क्यों फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल चीज है, हमारा मेन डाइट जो है वो क्या है, ब्रेड। मीट ऑलरेडी एक्सपेंसिव है और अब तो ब्रेड भी कॉस्टली हो चुका है। सो अब मीट परचेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो मेरी रीच के बाहर ही चला गया है। सो मुझे रेगुलर डाइट कंज्यूम करने के लिए मेरा जो एडिशनल परचेजिंग पावर है, जिस पैसों से मैं मीट खरीद रहा था, अब उससे भी मैं क्या करूंगा, ब्रेड ही कंज्यूम करूंगा, क्योंकि हमारा रेगुलर डाइट ब्रेड है। सो यहां पे हमने देखा कि प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पे भी हम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली हमने देखा किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, बट यहां पे नहीं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन प्रोफेसर वेबलन ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में कौन से गुड्स कवर होते हैं पहले तो वो बताया था। जैसे कि लग्जरियस गुड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रीशियस ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, कार है, ये सभी चीजें क्या होती है यहाँ पे कवर होती है। सो लग्जरियस गुड्स के केस में हम लोग लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सिंपल चीज है, आज एक चीज सोच के देखो, जितने भी लोग जो रिचर सेक्शन में आते हैं
किसी चीज का प्राइस बढ़ता है ना तो उसकी डिमांड और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यार अच्छी क्वालिटी है ये। बेसिकली मैं इसको परचेज ही क्यों कर रहा हूँ, खुद को सोसाइटी से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर कोई फोन 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, तो भी मैं परचेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेके निकलूंगा तो मैं खुद को डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा सोसाइटी से। अगर उस चीज का प्राइस कम होने लगता है तो रिचर सेक्शन शायद उसको परचेज नहीं करेगा। अगर डायमंड है उसका प्राइस कम हो जाएगा, गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा, तो शायद वो लोग परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब तो शायद पुअर पब्लिक जो है, पुअर सेक्शन है, वो भी परचेज कर सकता है। सो रिचर सेक्शन हमेशा क्या ध्यान में रखेगा कि कोई चीज जितनी ज्यादा कॉस्टली है उतना परचेज करो। क्यों? क्योंकि वो खुद को सोसाइटी से क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। सो ये 2 पॉइंट्स है, गिवन गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जहां पे लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इग्नोरेंस। और फ्रेंड्स, इग्नोरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स इग्नोरेंट होते हैं क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी के बारे में नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा है तो ऐसा समझ लेते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। हम लोग शायद मॉल में और सब जगह पे जाते हैं, अगर 5,000 की जीन्स है ना तो हमारे हिसाब से वो जीन्स अच्छी ही है। वही जीन्स अगर मुझे कोई नॉर्मल शॉप में 500 में मिल रही है ना, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है कंज्यूमर्स की, कि प्राइस जितना ज्यादा ना उतनी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। प्राइस अगर कम है तो उसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। सो क्वालिटी को लेकर अगर इग्नोरेंस है कंज्यूमर्स में तो वहां पे भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस को लेकर हम लोग जब एक्सपेक्ट करते हैं तब भी लॉ अप्लाई नहीं होता। सी फॉर एग्जाम्पल, अभी प्राइस ज्यादा है किसी चीज का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है, तो मैं मेरा प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। इवन दो अभी प्राइस ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा। रिवर्स सोच सकते हैं, अभी प्राइस कम है बट मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और कम होने वाला है, तो मैं अभी परचेज नहीं करूंगा। इवन दो अभी प्राइस कम है बट हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग कब परचेज करेंगे? फ्यूचर में, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने एलिमेंट्री थियरी ऑफ डिमांड का फर्स्ट हाफ देखा है, जहां पे हमने मीनिंग देखा, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स, एक्सेप्शंस कंसीडर किए थे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो हाफ है उसके अंदर चेंजेस इन डिमांड देखेंगे, मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड को, शिफ्ट इन डिमांड को, उसके कॉजेस, वो सारी चीजें। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सभी को कंप्लीट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकेंड पार्ट कंसीडर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।